नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरी कलम से में। और हमारी आज की कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना काबुली वाला। मेरी 5 बरस की लड़की मिनी क्षण भर भी बात किए बिना नहीं रह सकती। जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ 1 ही साल लगाया होगा। उसके बाद जब तक वह जगी रहती है, अपना 1 मिनट का समय भी मौन में नष्ट नहीं करती। उसकी माँ अक्सर डांट कर उसका मुंह बंद कर देती है, किंतु मैं ऐसा नहीं कर पाता। मिनी का चुप रहना मुझे इतना अस्वाभाविक लगता है कि मैं ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाता, और यही कारण है कि मेरे साथ वह कुछ ज्यादा उत्साह से ही बातचीत किया करती है। सुबह मैंने अपने उपन्यास के 17वें परिच्छेद को लिखना शुरू ही किया था कि मिनी आ गई और बोलने लगी, बाबूजी, रामदयाल दरबान है ना, वो काक को कौआ कहता था। वह कुछ जानता नहीं ना बाबूजी। दुनिया की भाषाओं की भिन्नता के बारे में मेरे कुछ कहने के पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। देखो बाबूजी, भोला कहता था आकाश से हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ मूठ की बकवास बहुत करता है ना, खाली बकबक किया करता है, रात दिन बकबक करता है। इस विषय में मेरी राय जानने के लिए जरा भी इंतजार न करके वह चट से बड़े नरम स्वर में एक जटिल सवाल पूछ बैठी। अच्छा बाबूजी, माँ तुम्हारी कौन लगती है? मैंने मन ही मन कहा साली, और मुंह से बोला, मिनी तू जाकर भोला के साथ खेल, मुझे अभी कुछ काम है। अच्छा। तब उसने मेरी टेबल के बगल में पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटनों और हाथों को हिला हिलाकर जल्दी जल्दी मुंह चलाकर अटकन चटकन दही चटाकन खेलना शुरू कर दिया। जबकि मेरे उपन्यास के 17वें परिच्छेद में प्रताप सिंह उस समय कंचनमाला को लेकर अंधेरी रात के कारागार में ऊंचे झरोखे से नीचे बहती हुई नदी में कूद रहा था। मेरा घर सड़क के किनारे पर है। सहसा मिनी अटकल मटकल खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ गई और बड़े जोरों से चिल्लाने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। मैले कुचैले ढीले कपड़े पहने, सिर पर साफा बांधे, कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में 2-4 अंगूर की पिटारियां लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर बेटी के मन में कैसा भावोदय हुआ यह बताना कठिन है। उसने जोर से उसे पुकारना शुरू कर दिया। मैंने सोचा अभी झोले कंधे में लटकाए एक आफत सिर पर आ खड़ी होगी और मेरा 17वां परिच्छेद आज भी पूरा होने से रह जाएगा। लेकिन मिनी के चिल्लाने पर ज्यों ही काबुली ने हंसते हुए उसकी तरफ मुंह फेरा और मकान की तरफ आने लगा, त्यों ही मिनी जानबूझकर भीतर भाग गई। फिर उसका पता ही नहीं लगा कि कहाँ गायब हो गई। उसके मन में एक अंधविश्वास सा बैठ गया था कि उस झोली के अंदर तलाश करने पर उसके जैसी और भी 2-4 जीती जागती लड़कियां निकल आएंगी। इधर काबुली ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया और खड़ा हो गया। मैंने सोचा यद्यपि प्रताप सिंह और कंचनमाला की हालत अत्यंत संकटपूर्ण है, फिर भी घर में बुलाकर इससे कुछ ना खरीदना अच्छा ना होगा। कुछ सामान खरीदा गया। उसके बाद मैं उससे इधर उधर की बातें करने लगा। अब्दुल रहमान, रूस, अंग्रेज, सीमांत रक्षा इत्यादि विषयों पर गपशप होने लगा। अंत में उठकर जाते वक्त उसने अपनी खिचड़ी भाषा में मुझसे पूछा, बाबू साहब आपकी बिटिया कहाँ गई? मिनी के मन से बेकार का डर दूर करने के इरादे से मैंने उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे बिल्कुल सटकर काबुली के मुंह और झोली की तरफ संदिग्ध दृष्टि से देखती हुई खड़ी रही। काबुली ने झोली में से किशमिश और खुबानी निकालकर मिनी को देना चाहा, परंतु उसने कुछ भी ना लिया, बल्कि वह दूने संदेह के साथ मेरे घुटनों से चिपक गई। पहला परिचय कुछ इस तरह हुआ। कुछ दिनों के बाद एक दिन सवेरे किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था तो देखता हूँ कि मेरी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई काबुली से खूब बातें कर रही है। काबुली उसके पैरों के पास बैठा बैठा मुस्कुराता हुआ ध्यान से सब सुन रहा है और बीच बीच में प्रसंगानुसार अपना मतामत भी खिचड़ी भाषा में व्यक्त करता जा रहा है। मिनी को अपने 5 साल के जीवन में बाबूजी के अलावा ऐसा धीरज वाला श्रोता शायद ही कभी मिला हो। देखा तो उसका छोटा सा आंचल बादाम और किशमिश से भरा हुआ था। मैंने काबुली से कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया? अब मत देना। यह कहकर जेब में से एक अठन्नी निकालकर उसे दे दी। उसने बिना किसी संकोच के अठन्नी लेकर अपनी झोली में डाल दी। घर लौटकर मैंने देखा कि मेरी उस अठन्नी ने बड़ा भारी उपद्रव खड़ा कर दिया है। मिनी की माँ एक सफेद चमकीला गोलाकार पदार्थ हाथ में लिए मिनी से पूछ रही है, तूने यह अठन्नी पाई कहाँ से, बता। मिनी ने रोने की तैयारी करते हुए कहा, मैंने मांगी नहीं थी, उसने अपने आप दी है। मैंने आकर मिनी की उस आसन्न विपत्ति से रक्षा की और उसे बाहर ले आया।
पता चला कि उस काबुली के साथ मिनी की ये दूसरी ही मुलाकात हो ऐसी बात नहीं है। इसी बीच वह रोज आता रहा है और पिस्ता बादाम की रिश्वत दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर उसने काफी अधिकार जमा लिया है। देखा कि इन दोनों मित्रों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मौजूद है। जैसे रहमत को देखते ही मेरी बेटी हंसते हुए पूछती है, काबुली वाला, ओ काबुली वाला, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत एक अनावश्यक चंद्र बिंदु जोड़कर हंसता हुआ उत्तर देता है, हाथी। उसके परिहास का मर्म अत्यंत सूक्ष्म हो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी इन दोनों में जरा विशेष कौतुक होता लगता और शरद ऋतु के प्रभाव में एक सयाने और सरल बच्चे की सरल हंसी देखकर मुझे भी काफी अच्छा लगता। उसमें भी एक आध बातें सामान्य तौर पर होती थी। रहमत मिनी से कहता, तुम ससुराल कभी नहीं जाना? अच्छा, हमारे यहाँ की लड़कियां जन्म से ही ससुराल शब्द से परिचित होती हैं, किंतु हम लोग जरा कुछ नए जमाने के होने के कारण छोटी सी बच्ची को ससुराल के संबंध में विशेष ज्ञानी नहीं बना सके थे। इसलिए रहमत का अनुरोध वह साफ साफ नहीं समझ पाती थी। फिर भी किसी बात का जवाब दिए बिना चुप रहना उसके स्वभाव के विरुद्ध था। उल्टे वह रहमत से ही पूछती, तुम ससुराल कब जाओगी? रहमत काल्पनिक ससुर के लिए अपना जबरदस्त मोटा घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। यह सुनकर मिनी किसी ससुर नामक अपरिचित जीव की दुर्वस्था की कल्पना करके खूब हंसती। देखते देखते शुभ शरद ऋतु आ पहुंची। प्राचीन काल में इसी समय राजा महाराजा दिग्विजय के लिए निकलते थे। मैं कलकत्ता छोड़कर कभी कहीं नहीं गया, शायद इसलिए मेरा मन पृथ्वी भर में घूमा करता है, यानी मैं अपने घर के कोने में चिर प्रवासी हूँ। बाहर की दुनिया के लिए मेरा मन सर्वदा चंचल रहता है। किसी विदेश का नाम सुनते ही मेरा चित्त वहीं के लिए दौड़ने लगता है। इसी तरह विदेशी आदमी को देखते ही तुरंत मेरा मन नदी, पर्वत, वन के बीच में एक कुटीर दृश्य देखने लगता है। दूसरी तरफ मैं ऐसा स्थावर प्रकृति हूँ कि अपना कोना छोड़कर घर से बाहर निकलने के नाम से ही मेरा शरीर कांपने लगता है। यही वजह है कि सवेरे के वक्त अपने छोटे से कमरे में टेबल के सामने बैठकर उस काबुली से बातें करके मैं बहुत कुछ भ्रमण का आनंद ले लिया करता हूँ। मेरे सामने काबुल का पूरा चित्र खींच जाता। दोनों तरफ उबड़ खाबड़ जले हुए लाल रंग के ऊंचे दुर्गम पर्वत, रेगिस्तानी संकरा रास्ता, उस पर लदे हुए ऊंटों की कतार जा रही है। साफा बांधे हुए सौदागर और मुसाफिर हैं। कोई ऊंट पर सवार है, कोई पैदल जा रहा है, किसी के हाथ में बर्छा है तो कोई बाबा आदम के जमाने की पुरानी बंदूक लिए हुए जा रहा है। मेघ गर्जन के स्वर में काबुली लोग अपनी खिचड़ी भाषा में अपने देश की बातें कर रहे हैं। मिनी की माँ स्वभाव से बड़ी संकालू है। रास्ते में कोई शोरगुल हुआ नहीं कि उसने मान लिया कि दुनिया भर के सारे मतवाले शराबी हमारे ही मकान की तरफ दौड़े आ रहे हैं। उसकी समझ से यह दुनिया इस छोर से लेकर उस छोर तक चोर, डकैत, मतवाले, शराबी, सांप, बाघ, मलेरिया, सुआ, तिलचट्टों और गोड़ों से भरी पड़ी हुई है। खासकर रहमत काबुली की तरफ से वह पूरी तरह निश्चिंत नहीं थी। इस पर विशेष दृष्टि रखने के लिए वह मुझे बार बार कहती रहती। जब मैं उसका यह संदेह हंसी में उड़ा देना चाहता तो वह मुझसे एक साथ कई सवाल कर बैठती। तो वह, क्या कभी किसी का लड़का चुराया नहीं गया? क्या काबुल में गुलाम नहीं बेचे जाते? एक लंबे मोटे तगड़े काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना क्या बिल्कुल असंभव बात है? मुझे मानना पड़ता कि यह बात असंभव नहीं है। ऐसा तो नहीं, परंतु विश्वास योग्य नहीं। विश्वास करने की शक्ति सब में समान नहीं होती। इसलिए मेरी पत्नी के मन में डर ही रह गया। लेकिन सिर्फ इसलिए बिना किसी दोस्त के रहमत को अपने मकान में आने से मैं मना नहीं कर सका। हर वर्ष माघ के महीने में रहमत अपने देश चला जाता है। इस समय वह अपने ग्राहकों से रुपये वसूल करने के काम में बड़ा उद्विग्न रहता है। उसे घर घर घूमना पड़ता है, मगर फिर भी वह मिनी से एक बार मिल ही जाता है। देखने में वह ठीक ऐसा ही लगता है कि दोनों के बीच कोई षड्यंत्र चल रहा हो। जिस दिन वह सवेरे नहीं आ पाता उस दिन शाम को हाजिर हो जाता है। अंधेरे में घर के कोने में उस ढीले ढाले जामा पजामा पहने झोला झाली वाले लंबे तगड़े आदमी को देखकर सचमुच ही मन में सहसा एक आशंका सी पैदा हो जाती है। लेकिन जब देखता हूँ कि मिनी काबुली वाला, ओ काबुली वाला पुकारती हंसती दौड़ती आती है तो अलग अलग उम्र के दो असम मित्रों में वही पुराना सरल परिहास चलने लगता है तो मेरा संपूर्ण हृदय प्रसन्न हो उठता है। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे कमरे में बैठा हुआ अपनी नई पुस्तक का प्रूफ देख रहा था। जारा विदा होने से पहले 2-3 दिनों से खूब जोरों से पढ़ रहा था। जहाँ देखो वहाँ जाड़े की ही चर्चा है।
जाड़े पाले में खिड़की में से सवेरे की धूप टेबल के नीचे पैरों पर आ पड़ी तो उसकी गर्मी मुझे आनंद विभोर कर गई। ठीक इसी समय सड़क पर एक जोरदार शोर सुनाई दिया। देखता हूँ अपने उसी रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए चले जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत से कुतूहली लड़कों का झुंड चला जा रहा है। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। मैंने दरवाजे से बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया और पूछा, क्या बात है? कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से रामपुरी चादरें खरीदी थी। उसके कुछ रुपये उसकी तरफ बाकी थे जिन्हें वह देने से नट गया। बस इसी बात पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा निकालकर उसको भूंक दिया। रहमत उस झूठे बेईमान आदमी के लिए तरह तरह की अश्राव्य गालियां सुना रहा था। इतने में काबुली वाला, ओ काबुली वाला पुकारती हुई मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर में कौतुक हास्य से प्रफुल्ल हो उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए झोली के बारे में दोनों मित्रों में अभ्यस्त परिहास न चल सका। मिनी ने आते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ। रहमत तार गया कि उसका यह उत्तर मिनी के चेहरे पर हंसी नहीं ला सका है। तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के कसूर में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबुली का ख्याल धीरे धीरे मन से बिल्कुल निकल गया। हम लोग अपने घर में बैठकर हमेशा की आदत के अनुसार अपना नित्य का काम करते हुए आराम से दिन बिता रहे थे। तब एक स्वाधीन पर्वतारोही पुरुष जेल की दीवारों के अंदर बैठा कैसा साल दर साल बिता रहा होगा, यह बात हमारे मन में कभी आई ही नहीं। और चंचल हृदय मिनी का आचरण तो अब और भी लज्जाजनक था। यह बात उसके बाप को भी माननी पड़ी। उसने सहज ही अपने पुराने मित्र को भूलकर पहले तो नबी सईद के साथ मित्रता जोड़ी, फिर क्रमशः जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी वैसे वैसे सखाओं के बदले एक के बाद एक उसकी सखियां जुटने लगी। कितने ही साल बीत गए। सालों बाद आज फिर एक शरद ऋतु आई है। मिनी की सगाई पक्की हो गई है। पूजा की छुट्टियों में ही उसकी शादी हो जाएगी। कैलाश वासिनी के साथ साथ अब की बार हमारे घर की आनंदमयी मिनी भी माँ बाप के घर में अंधेरा करके सास ससुर के घर चली जाएगी। प्रभात का सूर्य बड़ी सुंदरता से उदित हुआ। वर्षा के बाद शरद ऋतु की यह नई धुली धूप मानो सुहागे में पिघले निर्मल सोने की तरह रंग दे रही हो। कलकत्ता की गलियों के भीतर परस्पर सटे हुए पुराने ईंट झड़े गंदे मकानों के ऊपर भी इस धूप की आभा ने एक तरह का लावण्य फैला दिया है। हमारे घर आज सुबह से ही सहनाई बज रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वह मेरे कलेजे की पसलियों में से रो रो कर बज रही हो। उसकी करुण भैरव रागिनी मानो मेरी आसन्न विच्छेद व्यथा को शरद ऋतु की धूप के साथ संपूर्ण विश्व जगत में व्याप्त किए दे रही हो। आज मेरी मिनी का ब्याह है। सवेरे से भाग दौड़ शुरू है। हर वक्त लोगों का आना जाना जारी है। आंगन में बांस बांधकर मंडप छाया जा रहा है। कमरों और बरामदों में झाड़ लटकाए जा रहे हैं। मैं तब अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और सलाम करके खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही ना सका। उसके पास ना तो झोली थी और न ही वैसे लंबे लंबे बाल, न चेहरे पर पहले जैसा तेज ही था। अंत में उसकी मुस्कुराहट देखकर पहचान सका कि वह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा, कल शाम को ही जेल से छूटा हूँ। सुनते ही उसके शब्द मेरे कानों में खट से बज गए। किसी खूनी को मैंने कभी आंखों से नहीं देखा था। उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक सिकुड़ सा गया। मेरी यही इच्छा होने लगी कि आज के इस शुभ दिन में यह आदमी कहाँ से चला आया। चला जाए तो अच्छा हो। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, सो आज मैं उसमें लगा हुआ हूँ। आज तुम जाओ, फिर आना। मेरी बात सुनकर वह उसी समय जाने को तैयार हो गया, पर दरवाजे के पास जाकर कुछ इधर उधर करके बोला, बच्ची को जरा नहीं देख सकता? शायद उसे विश्वास था कि मिनी अब तक वैसी ही बच्ची है। उसने सोचा कि मिनी अब भी पहले की तरह काबुली वाला, ओ काबुली वाला चिल्लाती हुई दौड़ी चली आएगी। उन दोनों के उस पुराने कौतुक जन्य हास्यालाप में किसी तरह की रुकावट न होगी। यहाँ तक कि पहले की मित्रता याद करके वह एक पेटी अंगूर और कागज के दोनों में थोड़ी सी किशमिश और बादाम शायद अपने देश के किसी आदमी से मांग मूंग कर लेता आया था। उसकी पहले की वह झोली उसके पास न थी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज किसी से मुलाकात न हो सकेगी। मेरा जवाब सुनकर वह कुछ उदास सा हो गया।
खामोशी के साथ उसने एक बार मेरे मुंह की ओर स्थिर दृष्टि से देखा, फिर सलाम बाबू साहब कहकर दरवाजे के बाहर निकल गया। मेरे हृदय में न जाने कैसी एक वेदना सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा तो वह खुद ही आ रहा है। पास आकर बोला, ये अंगूर और कुछ किशमिश बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर उसे पैसे देने चाहे, पर उसने मेरा हाथ थाम लिया। कहने लगा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी, पैसे रहने दीजिए। जरा ठहर कर फिर बोला, बाबू साहब, आपकी जैसी मेरी भी देश में एक लड़की है, मैं उसकी याद कर करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ी सी मेवा हाथ में ले आया करता हूँ, मैं तो यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। कहते कहते उसने अपने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर छाती के पास से एक मैला कुचैला कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी तह खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी टेबल पर रख दिया। देखा कि कागज पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। फोटो नहीं, तैल चित्र नहीं, सिर्फ हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज के ऊपर उसी का निशान ले लिया गया है। अपनी लड़की की इस याददाश्त को छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ता की गली कूचों में सौदा बेचने आता है, और तब यह कालिक चित्र मानो उसके बच्ची के हाथ का कोमल स्पर्श उसके बिछुड़े हुए विशाल वक्षस्थल में सुधा उड़ेलता रहता है। देखकर मेरी आंखें भर आई, और फिर इस बात को मैं बिल्कुल ही भूल गया कि यह एक काबुली मेवे वाला है और मैं एक उच्च वंश का रईस। तब मैं महसूस करने लगा कि जो वह है वही मैं हूँ, वह भी एक बाप है, मैं भी एक बाप। उसकी पर्वतवासिनी छोटी सी पार्वती के हाथ की निशानी मुझे मेरी ही मिनी की याद दिला दी। मैंने उसी वक्त मिनी को बाहर बुलवाया। हालांकि इस पर भीतर कुछ आपत्ति की गई, किंतु मैंने उस पर कुछ भी ध्यान न दिया। ब्याह की पूरी पोशाक और जेवर गहने पहने हुए बेचारी वधू वेशनी मिनी मारे शर्म के सिकुड़ी हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत काबुली पहले तो सकपका गया और पहले जैसी बातचीत उससे करते ना बना। बाद में हंसता हुआ बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास के माने समझने लगी है, लिहाजा वह पहले की तरह जवाब देते न पाई। रहमत की बात सुनकर मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो उठा। उसने मुंह फेर लिया। मुझे उस दिन की बात याद आ गई जब काबुली के साथ मिनी का प्रथम परिचय हुआ था। मन में एक व्यथा सी जाग उठी। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर वह जमीन पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो उठी कि उसकी लड़की भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी और उसके साथ भी उसे अब फिर से नई जान पहचान करनी होगी। शायद उसे अब वह ठीक पहले की वैसी न पाएगा। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा कौन जाने। सवेरे के वक्त शरद की स्निग्ध सूर्य किरणों से शहनाई बजने लगी और रहमत कलकत्ता की एक गली के भीतर बैठा हुआ अफगानिस्तान के मरु पर्वत का दृश्य देखने लगा। मैंने एक 100 रुपये का नोट निकाल कर उसके हाथ में दिया और कहा, रहमत, तुम अपने देश चले जाओ, अपनी लड़की के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। रहमत को रुपये देने के बाद ब्याह के हिसाब में से मुझे उत्सव समारोह के 2-1 अंग छांट कर निकाल देने पड़े। जैसी मन में थी वैसी रोशनी नहीं करा सका। अंग्रेजी बाजे भी नहीं आए। घर में औरतें खूब नाराज हुई। सब कुछ हुआ, फिर भी मेरा ख्याल है कि आज एक अपूर्व मंगल प्रकाश से हमारा शुभ उत्सव उज्जवल हो उठा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह प्रस्तुति पसंद आई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक और शेयर करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई साहित्यिक यात्रा पर। तब तक के लिए आप सभी का पुनः धन्यवाद।